आप सभी का बहुत स्वागत है। मन बड़ा गमगीन है, लेकिन आज ऐसे इशू पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं जिस पर कभी कोई चाहेगा नहीं। मैं तो खास तौर पर नहीं चाहता कभी ऐसे इशू पे कभी डिस्कशन हो, लेकिन मजबूरी हमको कहाँ ले आई। हम ऐसे इशू पे डिस्कस कर रहे हैं जो इतना जघन्य है। ये देश कहाँ जा रहा है? मौलवी पंडित परेशान, आदमी हैवान है, मुल्क में चारों तरफ इंसानियत हैरान है। हो क्या गया है लोगों को? मजहब धर्म के नाम पर जिंदगी की तलाश में मौत के कितने पास आ गए हम। जब ये सोचा तो घबरा गए हम कि कहाँ आ गए हम। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं मधु किश्वर जी। आप सभी ने उनको देखा है, आप सभी जानते हैं उनके बारे में। सुदीप प्रताप जी हैं। सुदीप प्रताप जी पहले बहुत बड़े कॉर्पोरेट कंपनी में रहे हैं और टॉप पोजीशन पर रहे हैं। उसके बाद वो छोड़कर जनसेवा में आए हैं। शोएब काजमी जी हैं, जमातुल उलेमा हिंद के प्रेसिडेंट हैं। आशुतोष दुबे जी हैं, एडवोकेट हैं, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। दर्द भरा सवाल मैं शुरू करता हूं मधु मैम से। मधु मैम, ये कहाँ आ गए हम? ये कहाँ आगे नहीं, ये बहुत दशकों से यहाँ इस दिशा में चल रहे थे। अब सोशल मीडिया की वजह से ये बातें खुलने लगी। ये कोई नई बात नहीं है। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात आप कह रहे हैं, ये डिस्कशन आप करना नहीं चाहते, उपेंद्र भाई, ये रोज करनी पड़ेगी। बहुत अहम हमारे सर्वाइवल का सवाल। आज कुछ मौलाना बोल रहे हैं, कुछ इस्लामिक लीडर्स बोल रहे हैं, अरे ये तो अन इस्लामिक था मर्डर। शर्म आनी चाहिए, क्योंकि असल में दुख की बात ये है, इस्लाम का यही सही मैंडेट है, यही सही चेहरा है। नहीं तो नूपुर शर्मा, जिसने कोई ज्यादती की बात, एक शब्द नहीं जो उसने झूठ बोला हो, एग्जैजरेट किया हो, बल्कि बड़े मोटे तुले शब्दों में उनकी ही मजहबी किताब से उसने कुछ कोट किया, और उसके ऊपर सारी ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी उसके सर तन से जुदा का हुक्म दे देती है, कोई बोलता नहीं। वो ही नहीं, नवीन जिंदल को भी आज फिर दोबारा धमकी दी गई है, उसकी बात कोई नहीं कर रहा। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि कन्हैया लाल के मर्डर के बाद फिर नवीन जिंदल को ये सजा, ये मौत धमकी सुनाई गई। अब सवाल ये है कि ये क्योंकि सर तन से जुदा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, ये कोई आज का नारा नहीं है, ये मजहबी मैंडेट है, कुरान का मैंडेट है। हम काफिरों के साथ क्या करना है? जेनोसाइड ही करनी है, या हमें कन्वर्ट करना है, या हमारा कत्लेआम होना है, हमारे हर मंदिर को तोड़ना है, हर बुत को तोड़ना है। ये करते आए हैं, कोई नई बात नहीं है। दुख की बात यह है कि इनको कोई समझाने वाला नहीं कि ये दरअल इस्लाम में नहीं रह रहे, ये दरअल हर्ब है अभी भी। और यहाँ तो कम से कम कुछ तो तहजीब रखो। पर वैसे अच्छा है हमारे लिए, असलियत सोशल मीडिया के माध्यम से जो सामने लोगों के पास आ रही है, जिन बातों को टीवी चैनल कभी डरते थे उठाने में भी, अब थोड़ा बहुत वहां पे भी पहुंचने लगी है, इस सोशल मीडिया की वजह से, कि हम सही चेहरा इस्लाम का, उसकी टीचिंग्स, कुरान में लिखा क्या है, हदीस में लिखा क्या है, प्रॉफिट जी की, पैगंबर जी की जिंदगी क्या थी, उन्होंने क्या किया और क्या हुक्म दिए अपने फॉलोअर्स को, ये अब समझ आने लगा है। वो इस्लाम की मजबूरी है हमारा तुम्हारा कत्ल करना। वो उनके अलावा उनके पास कोई मैंडेट ही नहीं है। अगर ये निकाल दीजिए ना, काफिरों से नफरत और काफिरों के कत्ल, ये निकाल दो, बचा क्या रहता है इस्लाम में? ऑलमोस्ट नथिंग। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज, ये जो पोस्ट शेयर की कन्हैया लाल जी के पुत्र ने, केवल एक शेयर की पोस्ट नुपुर शर्मा के समर्थन में, ये हिंदुस्तान में जो मैंने कहा आज दरअल हर्ब है, ये दरअल इस्लाम नहीं है। क्या इतना बड़ा गुनाह है कि जिस एक महिला को
आप डेथ सेंटेंस सुना चुके हैं और आपकी ग्लोबल कम्युनिटी उसको एंडोर्स कर चुकी है, हम उसके साथ भी ना खड़े हो? कितना कायर और हमें धिम्मी बनाना चाहते हैं। और दुख सबसे बड़ा ये है कि उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट की थी, अपने शहर की पुलिस को कंप्लेंट की थी कि हमारे पास धमकियां आ रही हैं, कत्ल की धमकियां आ रही हैं, और पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। नहीं तो धड़ल्ले से दोपहर के वक्त जाके किसी को सीसीटीवी कैमरा की मौजूदगी में खुलेआम कत्ल करना, फिर दो गंडासे देख के सिर्फ कत्ल को वाजिब ही नहीं ठहराना, सबसे बड़ी बात है फिर मोदी को भी धमकी देना, और वो जो दूसरे भाजपा के हैं नवीन जिंदल को भी धमकी देना। अब अगली तुम्हारी बारी है। किन शब्दों में, बहुत फख्र के साथ। अब एनआईए ने, शुक्र है एनआईए ने अपने अंडर ले लिया। अब उनके ऊपर कितना दबाव आता है हम जानते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी कैसे अपने क्रिमिनल्स को, टेररिस्ट को भी किस शिद्दत से बचाती है। अब उसको भी बचाने में लग जाएंगे उन दोनों को, वो तो इनके लिए दो शूरवीर हो गए। तो अब एनआईए कुछ कर पाएगी कि नहीं, पर कम से कम स्टेट पुलिस के हाथ से ले लिया गया जिन्होंने बहुत नालायकी दिखाई थी। और क्योंकि एनआईए ने ले लिया तो अब कह रहे हैं जी ये तो बड़ा अन इस्लामिक है। तो अन इस्लामिक है तो नूपुर शर्मा आपके जो धमकियां और जो उसको डेथ थ्रेट्स दिए गए उसको विड्रॉ कीजिए और कहिए जो उसने कहा था सही है, हमारी किताब में लिखा हुआ, और इसलिए इसके ऊपर कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। ये जो तकैया, आई एम सॉरी, दिस इज ट्रूली शॉकिंग। कितना झूठ बोलते हैं और कितना आतंक फैलाते हैं हमारे मुल्क में। ये हमको इस तरह की खुलेआम धमकियां, हमारे प्रधानमंत्री को मौत की धमकी गंडासा दिखाते हुए, हद है, हद है जुर्रत की और हद है बदहवासी की। इट कैन नॉट बी टॉलरेटेड। आई नो अगला नंबर मेरा भी हो सकता है, पर ठीक है, मरेंगे तो लड़ते मरेंगे, कम से कम कायर नहीं होके मरेंगे, ये तो मैंने तय कर लिया है। आई नो दैट डेथ इज स्टेयरिंग मी इन द फेस, बट आई विल डाई फाइटिंग। और आखिरी जबान तक, आखिरी श्वास तक ये बोलूंगी ज्यादती है, और हिंदुस्तान को हमने दरअल इस्लाम बनने से रोकना है, हर कीमत पर रोकना है। ये मिशन गजवा हिंद चल रही है, रोज उसका ऐलान हो रहा है। वी बेटर टेक नोटिस एंड स्टॉप इट। काज़मी साहब हमारे साथ है, जमात उलेमाए हिंद के प्रेसिडेंट हैं। काज़मी साहब, मैंने एक कहानी सुनी थी, अभी तो खैर उस घटना के बारे में, कल जो घटना हुई, दुर्घटना हुई है, उसमें एनआईए और एसआईटी जांच कर रही है और वो तथ्य निकल के आएंगे। मधु मैम जैसा कह रही थी, मधु मैम की तो ज़िंदगी मैंने बहुत अच्छे से रीड भी करी है, पिछले कुछ सालों से फॉलो कर रहा हूँ उनको, तो उनको डेथ थ्रेट आती रही है, मैं देखता रहा हूँ उनको, और जैसा कि वो बोल रही है उनके ऊपर भी डेथ की थ्रेट है। तो मैंने एक कहानी पढ़ी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की। आपने फरमाया था कि कोई भी अगर कोई बुरा भी कहे तो उसको जवाब नहीं देना। एक महिला कूड़ा फेंक रही थी, उनके ऊपर वो जा रहे थे, तो उसके बाद में उन्होंने उस महिला को माफ कर दिया था। तो भारत में ये क्या हो रहा है, ये चल क्या रहा है, ये खुदा के नाम पर, मजहब के नाम पर, ये कहाँ आ गए हम? जिंदगी की तलाश में मौत के कितने पास आ गए हम। बेशक आपका आज का इस अहम टॉपिक के ऊपर तो खास तौर पे हमारे जो पैनलिस्ट हैं बहुत ही अहम हैं, और मैं सभी का स्वागत भी करता हूं, और आपने सही वक्त पर ये डिस्कशन रखा, इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। देखिए, आज हमारे मुल्क में जो हालात हैं, उन हालात के पीछे कौन सी ताकतें हैं, कौन लोग हैं और वो क्या चाहते हैं, इसको हमें देखना होगा। और हम करते क्या हैं कि कहीं ना कहीं जज्बात में बह जाते हैं, और जो वो कर रहे हैं, जो देश को तोड़ने वाले हैं, हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति, सभ्यता, भारत की खूबसूरती को खत्म कर देना चाहते हैं, उन्हीं की जबान बोलने लगते हैं। अभी मोहतरमा किशोर मधु साहिबा बोल रही थी कि इस्लाम में यही लिखा हुआ है और इस्लाम का यही कॉन्सेप्ट है। तो ये मोहतरमा की जो है बहुत कम इस्लाम को पढ़ा है इन्होंने, और इस्लाम का वही चेहरा पढ़ा है जो आतंकवादी पढ़ाना चाहते हैं।
वही चेहरा पड़ा है जो हमारे देश के वो मुल्ला पढ़ाना चाहते हैं, जो ये सब कुछ करवा रहे हैं। ये वही चेहरा है जिसको हम एक्सपोज करना चाहते हैं। आज जो हालात बने उसमें नुपुर शर्मा जी का जो बयान था वो 26 तारीख को हुआ, 5 तारीख को उन्होंने अपने बयान से माफी मांगी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 तारीख को करी, पूरे इंडिया के तमाम चैनल मौजूद थे। उसमें मैंने तमाम वजाहत से कहा इस्लाम के अंदर कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसा कि गुस्ताख रसूल को ऐसी सजा दी जाए कि गर्दन काटी जाए या उसे मारा जाए या पीटा जाए। ना नबी का कोई वाकया है, ना कोई सहाबा का वाकया है, ना सही इस्लाम को मानने वाले लोगों ने कभी ऐसा किया है। आतंकवादी हमेशा रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए हैं जिन आतंकवादियों को किश्वर साहिबा पढ़ती है। और इस्लाम का शांति प्रिय चेहरा, मैंने फिर एक बात कही, इस्लाम का शांति प्रिय चेहरा हम अपने देश में दिखाने में नाकाम रहे, क्योंकि हमारी वो तमाम मुस्लिम तंजीमें, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग रात दिन जो है बात तो करता है इस्लाम की शांति की, नबी की रहमतुल आलमीन की, मगर नबी की जिंदगी में चल के उनके तरीक़ेकार को कभी बताने की हम हिम्मत नहीं करते हैं, जुर्रत नहीं करते हैं, क्योंकि हम हमेशा गलत के साथ खड़े होते हैं और गलत को जस्टिफाई करते हैं। नुपुर शर्मा का जो बयान था उसके बाद उन्होंने माफी मांगी, और जब माफी मांगी उन्हें माफ कर देना चाहिए था। और ये जो लोग जिनकी जहनसाजी की गई थी, जिन्होंने हमारे कन्हैया जी के साथ जो ज्यादती करी, उनको जो है कत्ल किया, ये तमाम उसी लाबी की जहनसाजी का नतीजा है जो हमारे मुल्क में दंदनाते हुए गिर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो आज मुल्क की मुख्य धारा के अंदर शामिल हो चुके हैं। इनके स्लीपर सेल पूरे मुल्क में बहुत नीचे तक, टीप तक जा चुके हैं। इनसे इस तरीके की बातें करना कि इस्लाम का यही कॉन्सेप्ट है, इस्लाम यही चाहता है, तो उसमें और किश्वर साहिबा में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये लोग भी ये चाहते हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो रेडिकलाइजेशन वाले लोग हैं, वो और सामने आए और इस किस्म की हरकतें करें। ये कह रही है कि हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे। आजमी साहब, आपको मैं इंटरप्ट करूंगा। इन्होंने कहा कि हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे। ऐसा है, भारत के अंदर जो है हमें किन चुनौतियों का मुकाबला है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कल दुबई में थे और उनके वहां मौजूदगी में ये काम किया गया ताकि दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब किया जाए और भारत को बदनाम करने के लिए साजिश की जा रही है ये। और इसके अंदर दोनों ग्रुपों के लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बहुत बड़ी साजिश है। इसको हमें समझना होगा कि जिस तरीके से हमारे बात समझ में नहीं आई। आजमी साहब, एक बात समझ में नहीं आई, पर ऐसा क्या हुआ? आप कह रहे हैं कि उन लोगों ने कब्जा कर लिया है जो लोग आतंकवादी हैं, उन्होंने या मुल्ला ऐसे लोग जो हैं जो गड़बड़ है वो चला रहे हैं सारी चीजें। तो ऐसा क्या हुआ कि शांति प्रिय इस्लाम इसके सामने कमजोर पड़ गया? ऐसा क्या हुआ? और उसके बाद फिर मधु मैम से बात करेंगे, आपकी बातों पर का जवाब भी देंगी वो जी। उसमें कहीं ना कहीं हमारा देश का एक बड़ा तबका जो बुद्धिजीवी वर्ग है, सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जिम्मेदार है कि वो हमेशा उन लोगों की बातों को तो दिखाते हैं कि जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। वो लोग जो देश को जोड़ने की बात करते हैं, अपने देश की संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय सभ्यता की बात करते हैं, भारतीय जो है तरीके का उसकी बात करते हैं, उसको कहीं ना कहीं प्रमोट कम किया गया है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ऐसी ताकतों पे हमें अंकुश लगाना होगा और ये आतंकवाद की जो जड़ें हैं, ये एक आतंकवाद है, इनकी जड़ों पर प्रहार करना होगा। और जिन लोगों ने इनके जहनों को खराब किया है, कासमी साहब, यदि जो भी आप बात कर रहे हैं भारतीय सभ्यता की, भारतीय संस्कृति की, तो फिर कृपया घर वापसी कर लीजिए, क्योंकि इस्लाम और भारतीय सभ्यता का कहीं मेल नहीं खाता। इस्लाम एक आक्रांता मजहब के रूप में यहाँ आया और केवल जेनोसाइड्स की हैं। ये डिबेट आप घर वापसी के लिए कर रही हैं, ये डिबेट घर वापसी के लिए कर रही है, यह देश की समस्या के समाधान के लिए कर रही है। देश की जो समस्या है उसका समाधान जरूरी है या जरूरी है? एक मिनट कासमी साहब, एक मिनट उनको एक बार सुन लीजिए। मुझे पता था ये भारतीय संस्कृति का चेहरा इनका आने वाला है। नंबर 1, आप
बार बार भूपेंद्र आप भी थोड़ा अपनी वोकैबुलरी रिफॉर्म कीजिए। आप कह रहे मजहब के नाम पे, अल्लाह के नाम पर, यही होता आया है 1500 साल से, और भारत इसका सबसे बड़ा विक्टिम है। विल ड्यूरान वो कोई हिंदुत्ववादी नहीं था, उसने दशकों साल पहले, ये दशकों पहले लिखा, nearly 800 million people were slaughtered, Hindus were slaughtered in this land, और कितनों को, करोड़ों को स्लेव बना के स्त्रियों को बाजारों में, हिंदू स्त्रियों को बेचा गया, हमारा हर मंदिर तोड़ा गया। वो गवाह है असली इस्लाम। सवाल ये है, बिल्कुल इसका इनकार नहीं है, मगर आज मंदिर तोड़े गए। कासमी साहब, मैं बीच में नहीं बोलूं, आप बार बार कह रहे हैं नुपुर शर्मा को उसने माफी मांग ली। नहीं, उसने नहीं मांगी, और उसके बिहाफ पे जो उसने कहा, मैं दोबारा कह रही हूँ, उसने सिर्फ इतना कहा, जो मैंने कहा पैगंबर जी के बारे में वो आप ही की मजहबी किताबों से कोट किया, और जो आयातें ये वासिम रिजवी सुप्रीम कोर्ट गए थे कि इनको निकालना जरूरी है, क्योंकि ये हिंदुओं से, काफिरों से नफरत, उनके प्रति नॉट ओनली घृणा, पर हर वक्त उनके कत्ल की, उनके फोर्स्ड कन्वर्जन की बात करती हैं। तो ये आप कह दीजिए, ये नुपुर शर्मा जी ने जो कहा वो फैक्ट है, हमें कोई शर्म नहीं। उसके लिए उसको क्यों सजा, जो आप ही की मजहबी किताबों में लिखा है। और उसने माफी नहीं मांगी, उसने कहा यदि आप सिद्ध कर सकते हैं कि जो मैंने पैगंबर जी की जिंदगी के बारे एक दो बातें की, 2 सेंटेंस केवल, वो झूठ है, आपकी मजहबी किताबों में नहीं है, आप उसको इंडोर्स करके लास्ट सेंटेंस, लास्ट 2 सेंटेंस। एक मैं आपको प्लीज बात बता दूं, थैंक्स टू सोशल मीडिया मेरे भाई कासमी साहब, अब हिंदू कुरान भी पढ़ने लगे हैं, हदीस भी पढ़ने लगे हैं, और प्रॉफिट की लाइफ की जानकारी भी बारीकी से आप ही के सोर्सेज से लेने लगे हैं। इसलिए अब हमें ही आपको इस्लाम सिखाना पड़ेगा। अगर ये कहते हैं आप कि वो शांति प्रिय रहा है मजहब, ये तो रसूल ने कभी कहा ही नहीं, हमें सिखाना पड़ेगा आपको, टेक्स्ट वर्ड बाय वर्ड आयत पढ़ा के हमें आपको उसका मीनिंग भी समझाना पड़ेगा, क्योंकि आप गुमराह कर रहे हैं। नई पीढ़ी को ना पढ़ने देते हैं सही से, ना जानकारी देते हैं। यंग मुस्लिम बॉयज नो नथिंग अबाउट, उनके दिमाग में केवल कट्टर नफरत भर दी गई है। हम काफिरों को कानपुर में जो घटना हुई थी उसके पहले पोस्टर छपे तो उसमें लिखा था नामूसे रिसालत के लिए ये कर रहे हैं हम सब। जी यही है असलियत इस्लाम की, ऐसा है, यही है असलियत। एक्सेप्ट हमने जमात ने, हमारी जमात उलमाए हिंद ने पहले दिन से ही ये जो कानपुर में हुआ, साजिश के तहत हुआ, नुपुर के डिफेंस में आ जाइए, नुपुर के डिफेंस में आ जाइए, उससे माफी मत मंगवाइए, नुपुर के डिफेंस में खड़े हो जाइए। इसने जो कहा सही है और हमें कोई हक नहीं है। देखिए आपको मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। अब आपको तो, आपके बाद फिर अपना में 2 पैनलिस्ट और बैठे हुए, फिर उनके पास चलते हैं। कासमी साहब मैं पूरा कर दूं। मोहतरमा, ऐसा है कि नुपुर शर्मा ने जो बातें कही हैं वो जाकिर नायक और उन लोगों की बातें हैं कि जिनको इस्लाम फॉलो नहीं करता है, भारत के अच्छे भाग चुके हैं वो लोग। उन्होंने बताया, मैंने जाकिर नायक की किताब में पढ़ा है, और जबकि वो जो बात कही है उन्होंने, वो झूठ है, ऐसा नहीं है। और मैं नुपुर शर्मा से मिलूंगा, और हम मिलते रहते हैं, क्योंकि हम एक पार्टी में हैं, भारतीय जनता पार्टी, मैं भी काम करता हूँ, वो भी काम करती है, और मैं उनको बताऊंगा, कभी मुलाकात होगी, किताब भी दूंगा कि ये जो बातें हैं सब झूठी हैं जो बताई गई हैं। और रहा मसला घर वापसी का, भारत की संस्कृति सभ्यता ये है कि अपने धर्म पे चलिए और दूसरे के धर्म का एहतराम करिए। धर्म कहाँ है आपके पास? आप मजहब है, आपके पास धर्म नहीं है, मजहब है। धर्म और मजहब का समझिए फर्क। पैनलिस्ट दूसरे पैनलिस्ट के पास चलते हैं। ऐसा इन बातों भी खाता खोल ले दीजिए। आप जैसे बैठे हुए हैं, आप जैसे टीचरों की वजह से देश के बच्चे खराब हो रहे हैं। सुतोष जी, टीचरों ने इस बात की है कि देश के माहौल को सही किया जाए, और ये जितने मुजरिम वो मर्डर करने वाले हैं, उतने मुजरिम ये लोग भी है जो शहर खोल रहे हैं।
मुसलमानों में भी ऐसे लोग हैं और हिंदुओं में ऐसे लोग शामिल हो चुके हैं। इस पे आएंगे। एडवोकेट साहब, ये जो और केशवर साहब की पूरी जिंदगी जहर घोलने में खर्च हो गई है, पूरे जहर में पूरी जिंदगी में जहर घोल रही है। और क्या कर रही है देश के बच्चों को? काश्मीर जी थोड़ा मेरा भी सुन लीजिए। एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं, उनको पता है ये जो कल घटना हुई है। बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि ये जो वीडियो है उसको पब्लिक डोमेन में लाया गया और ये बताया गया कि इसमें गड़बड़ी है। उसके बाद फिर लोग भड़के, नंबर 1। नंबर 2, कल जो घटना हुई है वो वीडियो देखने के बाद फिर उसके समर्थन में किसी ने पोस्ट करी तो उसकी वजह से हुई है। भूपेंद्र जी एक मिनट, आप कल की घटना में बात करिए और देश को तोड़ने वाली बात करिए। ये जो बातें कर रही है राष्ट्रीय एकता की पाठ पढ़ाना बंद। काजमी साहब मुझे बोलने दीजिए। हमारा मिशन ये नहीं जो इनका मिशन है केशवर साहिबा का। हमारा मिशन जो है वो राष्ट्रीय मिशन है। हम राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं। ये नौटंकी बंद। एक मिनट मधुबन काजमी साहब, एक मिनट, मैं एडवोकेट साहब के पास जा रहा हूँ। एडवोकेट साहब, भूपेंद्र जी केशवर साहब हमें वही मालूम है ये 2014 के बाद आतंकवादी हुई है। 2014 से पहले उनका पूरे इतिहास हमारे सामने है। किन के लिए जी रही, किन के लिए मर रही थी ये। काजमी साहब पर्सनल अटैक नहीं। सुनिए काजमी साहब थोड़ा ठंडा रखिए, थोड़ा मुद्दे पे टिके रहना है। मुद्दे पे टिके रहना है। एडवोकेट साहब, एक घटना घट जाती है, पुलिस के पास पहले से इंफॉर्मेशन थी कि उनको थ्रेट है और उसके बावजूद भी पुलिस नाकाम रहती है उनको सुरक्षा देने। बिल्कुल देखिए 15/6/2022 को एक शिकायत पत्र गई थी उदयपुर पुलिस के पास और उस शिकायत में लिखा हुआ था कि जो भी ये चीज घटना हुई है, जो भी सोशल मीडिया पे शेयर हुआ है, ये मैंने नहीं किया है। मुझे सोशल मीडिया चलाना नहीं आता, ये मेरे बेटे ने किया है, जिसको तत्काल स्वरूप ही हम डिलीट कर चुके हैं। फिर भी कुछ अराजक तत्व मेरे दुकान के आजू बाजू 5-6 दिन से घूम रहे हैं और मुझे इस बात की खतरा है कि मेरे जान को कभी न कभी हानि पहुंचाई जा सकती है। इसलिए आप मुझे सुरक्षा मुहैया प्रदान करें, इसलिए मुझे आप सुरक्षा दे। इस घटना की जानकारी उदयपुर पुलिस को भी थी, इस घटना की जानकारी राजस्थान सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार को भी थी और राजस्थान सरकार या फिर कांग्रेस गवर्नमेंट में आज से नहीं बहुत पहले से तनाव के माहौल रहे हैं। लेकिन अब कल के घटना के बाद डर का भी माहौल पैदा हो चुका है। अभी हो क्या रहा है, इस वजह से जो डर का माहौल पैदा हुआ है, कुछ हिंदू जनता इसका विरोध प्रदर्शन भी किए। इससे पहले कभी भी कर्फ्यू नहीं लगाया गया, कभी भी कोई भी आपत्ति नहीं जताएगी। लेकिन जब हिंदू जनता विरोध प्रदर्शन करने लगी, कांग्रेस सरकार यहाँ तक कि इंटरनेट भी आज तक के लिए बंद कर दिया गया था। हैरानी की आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज चली गई आशुतोष जी। आवाज चली गई। आशुतोष आपकी बात सुनना चाहते हैं, बहुत अहम बातें बता रहे हैं आप। आशुतोष जी एक मिनट दोबारा कनेक्शन चेक कीजिए। आड़ में कर अपनी गलतियां छुपाकर और दूसरों पर इल्जाम लगाना चाहते हैं और जिहादियों के हौसले बुलंद करना चाहते हैं। आपकी पुरानी बात हम सुन नहीं पाए थे, अभी खैर अब चले गए। सुदीप जी के पास आते हैं। सुदीप प्रताप जी, कॉर्पोरेट कंपनी में बहुत अच्छी जीवन चल रहा था आपका, क्या इसी दिन के लिए आप लोगों की सेवा करने आए थे, ये देखने के लिए कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे इस तरह से? क्या लग रहा है देख के अभी? ये जो जब ये न्यूज़ पता चला तो बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था। लग रहा था कि ऐसा भी कोई मानव हो सकता है और इस तरह से मार सकता है। और जब इसका आप थोड़ा सा कूड़े देंगे तो देखेंगे किस मानसिकता के लोग हैं। मैं किसी का समर्थन करता हूँ, किसी के, वो मेरा अधिकार है, मेरा मौलिक अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। और ये वही लोग बात करते हैं जो अभी किसी ना किसी तरफ से उनके साथ है। तो क्या आप मेरी हत्या कर देंगे? एक धर्म के गुरु ईश्वर को, महादेव को बहुत भला बुरा कहा,
लेकिन तब भी उधर से तो इस तरह का घटना नहीं हुआ। और नुपुर शर्मा जी जिन्होंने उन्हीं का कोट किया हुआ था, तो आप उनके साथ खड़े होने पे, एक 4 साल के बच्चे के खड़े होने पे उनके पिता की हत्या कर देते हैं। ये मानसिकता बताता है कि किस मानसिकता के हैं। और ये भी बताता है कि 70 साल से जो हम लोगों ने किया है, जो समाज को बनाया है, जो जिसे शेड्यूल सेकुलर टाइप से बनाया है, उसका है राजनीतिक पार्टी कांग्रेस और जिनका शासन है उनको ये जवाब देना पड़ेगा कि वो नरेंद्र मोदी पर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाते हैं, तो उनके राज्य में इतना नृशंस हत्या कैसे हो गया। और वीडियो बना के पहले भी बताया और बाद भी बताया। और वहां का चीफ मिनिस्टर का ये वक्तव्य है कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को आगे आके ये बताना चाहिए कि देश में अमन चैन हो और देश में शांति लाओ। ये क्या भारत के प्रधानमंत्री का काम है राज्य का कानून व्यवस्था सुधारें? और इस व्यक्ति को उस तरह का सजा मिलना चाहिए रेस्ट ऑफ रेयर्स में, जो हमारे देश और हमारे संस्कृति के लिए एक उदाहरण हो। इसे आप एक आजकल या किसी व्यक्तिगत हत्या में नहीं ले सकते। और ये भी बोलना, अगर कोई बोल रहे हैं कि व्यक्ति जो है, जैसा कि मधु मैडम ने बोला कि वो मानसिकता जो है कि ये राष्ट्र, ये संस्कृति पे कब्जा करना है, वो मानसिकता के द्योतक है। और ये समझना पड़ेगा कि भारतवर्ष में इस मानसिकता को हवा दिया जा रहा है। और इस तरह के हवा देंगे तो इस तरह का घटना हुआ। नुपुर शर्मा या शिव जी का बुरा कहने वाले लोग, और मैंने टीवी डिबेट में देखा था, मजाक करते थे। क्या इस तरह का कोई घटना हुआ? नहीं हुआ। जी आशुतोष जी की आवाज वापस आ गई। आशुतोष जी वो कंप्लीट कीजिए, हम सुन नहीं पाए थे, टेक्निकल कनेक्शन आपका थोड़ा पुअर था। और ये कहीं जैसा कि राजनीति। आशुतोष जी बोलिए आशुतोष जी बोलिए। हाँ, टेक्निकल कनेक्शन थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ बारिश बहुत हो रही है। अच्छा, कहाँ? नागपुर में? जी, मेरी आवाज अब तक आ रही है? मुंबई में, नागपुर में? हाँ, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, जब मीडिया कॉन्फ्रेंस ने जब अपने जी नहीं पालघर। अच्छा, पालघर में आप जी कंटिन्यू कीजिए। आपके कुछ पॉइंट्स दोबारा रिपीट कर दीजिए, हमको सुनना है वो पॉइंट्स। बिल्कुल, हम सुन नहीं पाए थे। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब हाँ, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि देखिए कैसा होता है कि ये जो राजस्थान में सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, और राजस्थान में पहले से ही एक तनाव का माहौल बना रहा है। और तनाव के माहौल में एक कल की घटना के बाद एक डर का माहौल भी पैदा हो चुका है। और राजस्थान के जनता में, जैसे हिंदू जनता जो है, जो इनके अंदर आक्रोश कल देखा गया, जिस तरह उन्होंने जमा होकर राजस्थान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले राजस्थान सरकार ने कभी भी किसी भी चीज पर आपत्ति जताकर कर्फ्यू नहीं लगाई थी, लेकिन कल जिस तरह हिंदू जनता ने अपना विरोध प्रदर्शन कांग्रेस सरकार के खिलाफ किया, उन्होंने तुरंत कर्फ्यू भी लगा दिया, यहाँ तक कि इंटरनेट की सेवाएं आज तक के लिए बंद भी कर दी गई थी। हैरानी की बात तो तब होती है जब अशोक जी से पूछा जाता है, यानी कि राजस्थान सरकार और कांग्रेस गवर्नमेंट से पूछा जाता है कि आप इस घटना पर क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने निंदा नहीं किया, बल्कि ये कहा कि इस घटना के बारे में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी को संबोधित करना चाहिए। और इस चीज को सुनते ही जितने भी लेफ्ट लॉबी थी, जितने भी विपक्षी दल थे, सारे एक भेड़ चाल में आ गए और सिर्फ यही चीज बोलने लगे कि नहीं, इस चीज के लिए नरेंद्र मोदी जी ही जिम्मेदार है। अभी राजस्थान सरकार को अब इस मुद्दे पर इस गंभीरता को समझना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा हो और उन्हें फांसी पर चढ़ाया जाए। देखिए, राजस्थान में पहले से ही जिहादियों के जो हौसले बुलंद हो चुके हैं, और ये किसी अकेले एक व्यक्ति की घटना नहीं हो सकती है, पहले से सोची समझी चाल थी। और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है इसमें किसी आतंकी संगठन का जरूर हाथ है, क्योंकि जब जिस तरह शिकायत पत्र 15/6/2022 को दे दिया गया था, बताया गया था कि मेरी ही दुकान के आजू बाजू अराजक तत्व, वही बोल रहा हूँ, जिस तरह शिकायत पत्र में पहले से सब बता दिया गया था कि मेरे ही घर के आजू बाजू कुछ दिन से 7-8 दिन से रेकी की जा रही है, मेरा पीछा किया जा रहा है, मेरे जान को खतरा है।
मेरे जान को खतरा है। तो उस तरह फिर सरकार ने इस चीज पर कन्हैयालाल को सुरक्षा क्यों नहीं दी, जब उन्हें सब पहले से ही पता था? कहीं ना कहीं ये गैर जिम्मेदारी है। और मैं सोचता हूँ कि इसके लिए पूरा का पूरा जिम्मेदार राजस्थान सरकार यानी कि अशोक गहलोत जी। मेरा उनका सीधा निशाना है कि इस चीज का पूरा जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार की नपुंसकता है। जी, हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़े हुए हैं, मैं बस नाम ले लेता हूँ। राजेश शर्मा जी, रुद्र जी हैं, नवनीत सिंह जी हैं, और सुमन दत्त जी भी जुड़े हुए हैं। सुमन दत्त जी, महताब आलम जी, और रोहित अग्रवाल साथ में, और जगी प्रसाद यादव जी। मधु मैम कुछ बोल रही हैं? हाँ, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, उसके बाद आप दर्शकों को लेना चाहे तो जरूर लीजिए। इसमें दो राय नहीं कि राजस्थान के कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर का इसमें बहुत घटिया रोल है, जिस तरह उन्होंने बक पास किया। परंतु सबसे ज्यादा बड़ा दोष है तो हमारे प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का। जब नुपुर शर्मा ने कोई बात गलत कही ही नहीं, कोई अपशब्द कहे नहीं, और इतना अपमान झेलने के बाद शिव, अपने आराध्य शिव के लिए इतना अपमान सहने के बाद बहुत मपेत तुले शब्दों में उसने फैक्ट्स 2 लाइन में नरेट किए, और उसके लिए उसकी पार्टी उसको सस्पेंड कर देती है पार्टी से, और माफी मंगवाई जाती है। उसने शुक्र है माफी ऐसे नहीं मांगी कि मैंने जो कहा गलत कहा। उसने सिर्फ बहुत अगेन 90 तुले शब्दों में नुपुर ने कहा कि अगर ये कोई सिद्ध कर देता है कि जो मैंने पैगंबर जी के बारे में 2 बातें कही हैं वो झूठ है, तो तब मैं माफी मांगूंगी। अभी नहीं उसने माफी मांगी, एंड आई एम ग्लैड शी इज नॉट एक्सेप्टेड डिफीट एंड शी इज नॉट कम डाउन। परंतु प्राइम मिनिस्टर को उस दिन, भूपेंद्र मेरे भैया एक मिनट, अगर उस दिन जब इनको धमकियां मिलनी शुरू हुई तो प्रधानमंत्री उन सब लोगों को अंदर कर देते, टाडा के अंदर और टेररिस्ट एक्ट के अंदर, जो उनको मौत की धमकियां दे रहे थे, किसी की जबान राज्य सरकारों वाला मामला है ना वो तो, जो जी नहीं, तो जैसा भी राज्य सरकार वाला मामला है। अब एनआईए की एंट्री तो बाद में हो रही है, तब ले सकते थे ना, तुरंत ले सकते थे, एनआईए को दे सकते थे कि देश भर से इसको धमकियां आ रही हैं, और ये मौत की धमकी किसी को अलाउड नहीं है। अगर उस वक्त कड़क से एक्शन लिया गया होता और ना इसको डिजोन किया गया होता, क्योंकि उसमें डिजोन करने लायक कोई बात थी नहीं, तो आज ये हालात नहीं होते कि आए दिन किसी ना किसी का। दिस इज नॉट द फर्स्ट मर्डर। नुपुर शर्मा के लिए जो आवाज उठाता है उसको सर तन से जुदा होने की धमकी, या हो भी जाता है उसका सर तन से जुदा। ये जो टेरर, एक मिनट रोक रहा हूँ आशुतोष जी, एडवोकेट हैं आप, ये जो सर तन से जुदा वाला नारा है, ये अगर सार्वजनिक रूप से लगाते हैं तो क्या ये क्रिमिनल एक्ट है? क्या ये मान लीजिए ये नारा लगाया जाता किसी को सर तन से जुदा करना? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि संविधान में और कानून में बिल्कुल क्रिमिनल एक्ट में आ सकता है, क्योंकि संविधान और कानून में ऐसे नाराओं के लिए कहीं भी कोई भी जगह नहीं है। जहां की अपने साथ शोएब कासिम जी भी बैठे हैं, उन्होंने सीधा कहा कि इस नारा के साथ हमारे जमात का कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर जमात का कोई संबंध नहीं है तो आपके जमात वाले उस नारों से हिंदुओं को डरा रहे हैं, उनका कत्ले आम कर रहे हैं, तो आपने इस पर अभी भी इस चैनल में यहाँ बैठकर कोई भी निंदा या फिर आपत्ति क्यों नहीं जताई? शोएब कासिम जी वो तो ये बोल रहे हैं, काजमी साहब ये बोल रहे हैं कि उनसे हमारा संबंध नहीं है और वो देश को कहीं और ले जाना चाहते हैं, हम शांति से रहना चाहते हैं, ये बोल रहे हैं काजमी साहब। बिल्कुल, हमने निंदा भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हमने निंदा भी करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आह्वान भी किया, सामाजिक बाइकाट भी किया। 12 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर हमने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये कहा कि ऐसे नारे जो दे रहे हैं ये इस्लाम के खिलाफ काम है और ऐसा इस्लाम के अंदर कहीं नहीं है। और इसमें जो फेलियर है राजस्थान की सरकार का, बाकायदा षड्यंत्र है। ऐसे लोगों को उन्होंने छोड़ रखा था, कई बार जो है उनसे जो है शिकायत की गई, उनके काम पे जू नहीं रहेंगी। अगर एक्शन हो जाता,
मगर उन्हें वोट चाहिए। वोटों के चक्कर में उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसे हादसे और प्रदेशों में भी छोटे बड़े हुए हैं और हो सकते हैं। जिन लोगों ने रैलियां निकाली हैं, ऐसे प्रदर्शन किए हैं और इस तरीके की नारेबाजी की है, उन सब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और तेजी से होना चाहिए। प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठा के, गृह मंत्री को उंगली उठा के ये कांग्रेस और उसकी बी टीमें और उसके एजेंट ये अपना एजेंडा चला रहे हैं, क्योंकि इनका मकसद ये है, उसका मकसद सिर्फ ये है, उनका मकसद सिर्फ ये है प्रधानमंत्री से काबू में डालना और माहौल खराब करके। तो फिर ऐसा नहीं, आपको पलट के कुछ बोल दे तो फिर ऐसा नहीं होता ना। ऐसे किसी को एजेंट घोषित नहीं कर सकते आपने, ऐसा नहीं होता। अपनी अपनी राय रख रहे हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं। क्या अशोक गहलोत का फेलियर नहीं है इसके अंदर? अशोक गहलोत ने इस पे क्या कार्रवाई की और 2 दिन से वो बार बार ये बात कर रहे, प्रधानमंत्री बोले हादसा उनके एरिया में हो जो है, उसके अलावा मर्डर उनकी सरकार में हो और बयान प्रधानमंत्री जारी करे, ये इंसाफ है क्या? इंसाफ है अगर नुपुर शर्मा के साथ उसकी पार्टी खड़ी हो जाती। वो ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन थी पार्टी की, कोई गलत बात नहीं की और उसको बेवजह इस वक्त दहशत में रहना पड़ रहा है। उसकी पूरी जिंदगी आप लोगों ने तबाह कर दी, क्योंकि उसको आज भी धमकियां हैं, वो बाहर नहीं निकल सकती, उसका परिवार भी छुप छुप के रह रहा है। आई एम सॉरी, द प्रधानमंत्री एंड द होम मिनिस्टर बोथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वक्त खड़े रहना चाहिए था मजबूती से नुपुर शर्मा के साथ। और आज सारा मैं काज़मी साहब से कुछ और पूछना चाहता हूँ। काज़मी साहब, आपने बीच में ये भी कहा था कि शांति चाहते हैं, पर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये केवल राजस्थान की बात नहीं, आपने केवल राजस्थान में कहा कि अशोक गहलोत जिम्मेदार है, बाकी राज्यों में कौन क्या जिम्मेदार है? ये कौन सी धारा चल रही है? कौन सी धारा है? ये वो धारा है जिन्होंने 17 सालों से कितनी धाराएं लगा दें, कानून की कितनी भी धाराएं लगा दें, ये कानून की धाराओं का मामला नहीं है। ये शायद विचारधारा का मामला है। इसको कैसे काबू किया जाए, आप बताइए, कैसे काबू किया जाए इसको? ये हिंद के जो एजेंट है उनकी जड़ों पर प्रहार होना चाहिए। जो मजहबी इस्लाम का भारत के अंदर जो है आतंकवादीकरण कर रहे हैं, उनकी जड़ों को खोजना चाहिए। हाँ, विदेश के अंदर इनके आका बैठे हुए हैं। किस तरीके से पाकिस्तान चाइना के इशारे पर ये पूरे देश के अंदर देश के 25 करोड़ मुसलमानों को, खासकर नौजवानों को, यूनिवर्सिटी कॉलेज मदरसे के बच्चों को बहका रहे हैं और आसपास से दूर करके। पहले भाजपा के दुश्मन थे, अभी देश के दुश्मन हो चुके हैं। इसलिए ऐसे लोगों को मामला तो पार्टी का रहा नहीं। जो मरा है बेचारा मर्डर के तहत किसी पार्टी का नहीं था, वो गरीब था, उसका कोई लेने देना नहीं किसी पार्टी से। वो बेचारा अपना रोजाना आके एक सूट सिल के या किसी पैंट और शर्ट को सिल के जाता था घर पे, उसका कोई लेने देना नहीं किसी पार्टी से। बिल्कुल ऐसा इनकी विदेश यात्राओं के ऊपर, विदेशी आकाओं पर निगाह रखने की जरूरत है और सख्त एक्शन की जरूरत है ताकि इनकी रूह कांपे। और ये दोनों लोग जिन्होंने ये जालिमाना, जाबिराना और जो है इंतहाई गलीज कार्रवाई की है, इनको सजा मौत और फांसी की सजा होनी चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसी हिम्मत न कर सके। उपेंद्र जी, इनसे जी मधु जी, आशुतोष जी पहले सुन। नहीं, आई वांट टू हियर आशुतोष जी क्या बोल रहे हैं। आशुतोष जी बताइए। शोएब काज़मी जी, मैं आपसे एक जी नहीं, मैं शोएब काज़मी जी से एक ही सवाल पूछना चाहूंगा अगर इजाजत हो तो, कि उन्होंने कल जिन्होंने कन्हैया लाल पर हमला किया था, उन्होंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम कन्हैया लाल को मारने वाले हैं और मरकर भी अगर हमें जेल होता है या फिर उम्र कैद होती है या फिर फांसी होती है तो अपने अल्लाह या फिर जो भी है अपने भगवान के नाम पर हम कुर्बान हो जाएंगे। इसलिए आप सभी डरिए मत और निश्चिंत रहिए, आप भी आगे आइए और इस तरह का कार्य करिए ताकि आपके भगवान खुश हो। ऐसा आपके लोगों ही अल्लाह बोलिए, भगवान और अल्लाह में फर्क बोल रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये ऐसा है किस ऐसे कातिलों हद तक जायज है? कभी स्वर्ग नहीं मिलेगा। ऐसे कातिलों का ठिकाना जहन्नम है और इस्लाम में ऐसे कातिलों के बारे में जहन्नम के अलावा और कुछ नहीं है।
और ना उनकी रूह कभी जो है खुश रहेगी, ना उनकी औलादे, और जो इनके हिमायती हैं उनके हिमायतियों के लिए भी लानत है। इसलिए मेरी पूरे आलम इस्लाम से, तमाम भारत के मुसलमानों से अपील है कि उनसे किसी भी किस्म की अगर किसी को हमदर्दी है तो खुदा के वास्ते जो है इस्लाम को पढ़ें और ऐसे ऐसे लोगों को अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। भूपेंद्र, मेरी ये इल्तिजा है, क्योंकि जो सच्चाई है इस्लाम की, इनकी ऑथेंटिकेटेड पुस्तकों से हमें मिलती है पढ़ने को, वो ये सब नकार देते हैं जब ऐसी गुड़ी गुड़ी बनने की टाइम आती है, जिसको अलतकिया कहते हैं। मेरी 2014 से पहले ये भी तमाम उसी गैंग में थी, और जो है 2014 के बाद पता नहीं आपको मैं क्या थी क्या नहीं थी, भूल जाओ। ये आपको पूरा पढ़ा है, समझा है हमने, और ये व्यक्तिगत भूपेंद्र, मेरी सरकार से और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से और भाजपा का जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, इनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप कृपया एक वेबसाइट पे हमें ऑथेंटिकेटेड इस्लाम के जो डॉक्ट्रिन्स हैं, ऑथेंटिकेटेड कुरान जो है वो बता दीजिए। ये पढ़ लो, आपको सही समझ आ जाएगी। ऑथेंटिकेटेड प्रॉफिट की लाइफ, जिनको सुन्नत बोलते हैं, वो बता दीजिए। ऑथेंटिकेटेड जो भी इनके हदीस हैं, ऑथेंटिकेटेड ये कहते हैं, वो एक वेबसाइट बना दीजिए। और साथ में पर्सनल लॉ क्या होना चाहिए मुसलमानों का, उनके मैंडेट, मजहबी मैंडेट क्या है, हमें तब उसके ऊपर बात करेंगे। अभी क्या करते हैं, जो सच्चाई अभी तो दुनिया में ऑथेंटिकेटेड कई खुतबे और तकरीर मैंने सुने हैं ऐसे, जो पता नहीं, लगता ही नहीं कि ये संविधान सम्मत कहाँ से हो सकते हैं, ऐसे खुतबे दिए जा रहे हैं। भूपेंद्र भैया, संविधान सम्मत नहीं। मेरे प्यारे भैया सुन ले, मैं कह रही हूँ अब संविधान सम्मत क्या होगा नहीं होगा वो सेकंड स्टेज है। पहले हमें ये ईमानदारी से, अगर हिम्मत है इनको अपना मजहब दुनिया के सामने खुल के पेश करने की, पहले हमें एक वेबसाइट पे बता दें मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है, इनके हिसाब से क्या क्या उसके फैक्ट्स हैं, कुरान ऑथेंटिकेटेड कौन सी है, जिसकी आयतें हम कोट करें तो हमें ये ना बोले ये झूठ बोल रहे हैं, फिर हम देखेंगे क्या पेश करते हैं। दूसरा, ये प्रॉफिट की जो लाइफ है कौन सी ऑथेंटिकेटेड वर्जन है, और हदीस कौन से ऑथेंटिकेटेड है, फिर हम उसके आधार पे इनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। अभी तो हर चीज से मुकर जाते हैं, किसी चीज पे टिकते नहीं, ना तो खुद पढ़ते हैं ना किसी को पढ़ने देते हैं। कोई इनकी ही किताब को कोट करता है तो उसका सर तन से जुदा कर देते हैं। तो सवाल ये है कि इनको बताने दीजिए हमें, फिर हम बात करेंगे ना, फिर तय करेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ये ऐसी बातें शामिल होती हैं कि नहीं होती हैं, और एक डेमोक्रेसी के अंदर ये इस विचारधारा के साथ आप रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। और हमारी भी काज़मी साहब बिल्कुल ये बात थोड़ी जायज लगती है मुझे भी, ऐसी ये सुझाव जायज लगता है। बिल्कुल ऐसा है, कम इल्म की वजह से ये बातें कर रही हैं। ऐसा है कि तमाम चीजें सुझाव है, वो इल्म नहीं, देखिए सुझाव है उनका एक सुझाव है, इल्म की बात नहीं है ये, इसमें इल्म की बात नहीं है, इल्म की बात नहीं है ये, देखिए इल्म की कहीं बात नहीं है मेरे हिसाब से, ये उनका सुझाव है। पूरा इस्लाम जो है वो वेबसाइटों पे भी है, और तमाम कुरान भी पूरा जो है, कोई रद्दो बदल नहीं है, मगर ये सिर्फ वो चैप्टर लेना पसंद करती हैं जो जाकिर नायक के, ISIS के, अलकायदा के। मैं नहीं सुनती हूँ, वो कुछ और बोल रही है, मैं जाकिर नायक की बात नहीं सुनती हूँ। अभी वो ये बोल रही है, वो कुछ और मैंने कहा क्या है, वो ये बोल रही हैं कि अभी कंफ्यूजन बहुत है, कुछ लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। अब वो ऐसा सुना है ना बहुत सारे जब इकट्ठे किचन में घुस जाते हैं तो कोई खिचड़ी ढंग की बन नहीं पाती, पता नहीं क्या बन जाता है। अगर किसी किचन में कॉमन सिविल कोड आ रहा है, उस पर हर चीज की वजाहत हो जाएगी, और जितना इस्लाम को मानना है, जो इस्लाम के सही पहलू हैं, वो सारे के सारे उसमें रहेंगे।
कॉमन सिविल कोड में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कॉमन सिविल कोड का सवाल ही नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग इस देश में खून की नदियां बहाने को तैयार बैठे हैं। अगर कॉमन ये डिबेट कहीं और चली जाएगी अगर हम कॉमन सिविल कोड को कुरान तो बताइए असली कौन सी है, उसके ऊपर अभी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड का आप समर्थन करते हैं? देश का कानून बनना है और इसमें जो इस्लाम की सही परिभाषा है वो सामने आएगी और हमारे देश के प्रधानमंत्री पर देश को यकीन है जिस तरीके से 3 तलाक के ऊपर उन्होंने जो कानून बनाया उससे देश का भी और मुसलमानों का भी, भारतीय औरतों का भी सम्मान हुआ। भले ही ये आतंकवादी और नालायक लोग उसको ना माने, मगर जो है पूरी दुनिया ने देखा कि मोदी जी ने जो 3 तलाक के ऊपर कानून बनाया है वो भारतीय 10 करोड़ महिलाओं के लिए आज एक बहुत बड़ी रहमत है। जी आशुतोष जी कुछ बोल रहे हैं अभी, वो इस्लाम बता दीजिए क्या है। बोलिए आशुतोष जी, एक मिनट बोलिए, एक मिनट बस। एक बार इस्लाम की डिबेट करेंगे, खाली इस्लाम के ऊपर बैठेंगे। और क्या है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहिए, असली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई ऑथेंटिक बॉडी नहीं है। और यही वो लोग हैं जो लोगों को भड़का रहे हैं। काश्मीर जी से पूछना चाहूंगा, मुझे मेरा उनसे ही सवाल है। एक मिनट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की चलती तो है, भले ही वो कौन सी बॉडी नहीं है, वो फलानी बॉडी नहीं है, ये नहीं बॉडी। अगर वो चलती तो सार्वजनिक रूप से तो ये देख रहे हैं, कुछ खास लोग उनको तो प्रमोट भी करते हैं, आप माने ना माने पर वो तो बॉडी अपने आप को मान रहे हैं और वो थोप रहे हैं वो सारे नियम। भूपेंद्र अगर नहीं मानते, भूपेंद्र मुस्लिम राष्ट्रीय मंच तो कर सकता है जो हम कह रहे हैं। बिल्कुल चलती है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हमें बता दे ऑथेंटिकेटेड कौन सी टेक्स्ट है और उससे हम कोट करें तो हम सेफ हैं, बस ये बता दे एक वेबसाइट बना के। जी आशुतोष जी। जी आपकी आवाज चली गई एकदम से क्या? बोलिए एकदम सन्नाटा है, कोई नहीं बोल रहा, अभी चुपचाप है सब मामला। हाँ, मैं शोएब काज़मी जी से बस ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके कुरान में कहीं भी काफिर आ रही है? अभी आवाज मेरी आ रही बोलिए। हाँ, मैं शोएब काज़मी से मेरा एक ही सवाल है कि इनके कुरान में काफिरों के बारे में क्या लिखा है? और बुत परस्ती के बारे में क्या लिखा है? और गजवा हिंद मिशन का क्या मतलब है? और दरअल इस्लाम किसको? और कहीं और चली जाएगी मैम, डिबेट कहीं और चली जाएगी तो बहुत लंबी चली जाएगी फिर। आई थिंक अभी एक नेटवर्क इशू है, आई थिंक मैं आप लोगों से जुड़ नहीं पा रहा हूँ, यहाँ बारिश का माहौल ज्यादा। एक ही सवाल था कि उनके कुरान में। काज़मी साहब आवाज आ रही है आपको? जी, कुछ आ रही है कुछ नहीं आ रही है। आप पूछ रहे हैं कि काफिर के बारे में क्या लिखा है। काफिर का जो लफ्ज है वो जंग के हालात में है। जंग जब हो रही हो तो उसके बारे में जो अहकामात है वो अलग है। भारत के लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं है। भारत के लोगों को क्योंकि जो इस लफ्ज को इस्तेमाल करता है वो गलत है। दूसरी बात जो है, अभी भाई ने कहा कि गज़वा हिंद के बारे में, गज़वा हिंद का कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब जो है फर्जी बातें हैं। और जो है ये पाकिस्तान की ISIS की लश्कर तैयबा का एक खेल है भारतीय मुसलमानों को बहकाने के लिए। इससे भारतीय मुसलमानों को अलर्ट रहना चाहिए कि अपने भाई से लड़ा के उन्हें खत्म करना चाहते हैं। ये उनके लिए गज़वा हिंद है हमारे, और वो भारतीय मुसलमानों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। कश्मीर में 30 साल इसी की आड़ में खराबी रखी उन्होंने, अब चाहते हैं पूरा भारत कश्मीर बन जाए। इसलिए मुझे कुछ लाइन याद आ रही हैं, साहिर लुधियानवी की हैं। उन्होंने हालांकि जंग के बारे में लिखा था, लेकिन जिस तरह की जंग इधर चल रही है आपसी में, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। उन्होंने लिखा था खून अपना हो या कि पराया हो, नस्ल आदम का खून है। नस्ल आदम मतलब आदम और हव्वा वाले नस्ल आदम के बच्चे नहीं है। हेलो प्लीज ये उन्होंने लिखा था एक बार। हम नहीं है, उन्होंने लिखा हम नहीं है, हम नहीं है। उन्होंने लिखा था, लिखा होगा अपने किसी और नस्ल के लिए, हमारी नहीं है वो। और उसके बाद उन्होंने फिर बहुत सारी चीजें लिखी थी, मगरिब मुशरिफ बहुत सारी चीजें लिखी थी।
और फिर ये भी लिखा था कि खून तो सबका एक तरह से लिखा था। अभी ये जो चल रहा है खून एक हो सकता है, हमारा ये उन्होंने हिंदू धर्मियों का और आदम हव्वा के बच्चों का खून एक वो उस पे एक अलग डिबेट हो सकती है, क्योंकि आदम और हव्वा, एडम ईव, मनु शत्रुपा, ये सब नहीं, कौन है नहीं है, ये हम पे कुछ नहीं मालूम है अभी। उपेंद्र भैया ये मत कीजिए। इस पे एक अलग से हम डिस्कशन करेंगे बिल्कुल, क्योंकि इसमें मेरी भी जानकारी बड़ी कम है अभी। मैं साफ तौर पे स्वीकारता हूँ कि मेरी जानकारी इसमें कम है अभी, ठीक है। लेकिन खून एक है हिंदुस्तानियों का, तो एक दूसरे के खिलाफ ये क्यों? ये दिमाग तो एक नहीं है, दिल और दिमाग तो एक नहीं है। जहां इस्लाम आ जाता है, आपका इमोशनल डीएनए, इंटेलेक्चुअल डीएनए बदल जाता है। वहां फिर आप जो आप खून की बात कहते हैं ना, वो आती ही नहीं है। नए मुल्ला, नए पंडित जो हैं, ये दिमाग को जो है डाइवर्ट कर रहे हैं, इसलिए होशियार रहने की जरूरत है। तो जो तकरीर और खुतबे हैं उसके ऊपर कोई पाबंदियां हैं क्या कि भाई आप इस तरह की पंडित कुछ नहीं कर रहे हैं। पंडित ऐसे कभी वायलेंट बयान नहीं देते। नहीं, मैंने तो ये भी सुना है काफिर कैसे भी मुकर गए, अपनी अपनी किताबों से मुकर रहे हैं। हम कैसे इनसे बैत करें? सी बायस बुद्धिज्म है ही नहीं, जो बता रहा है गलत बता रहा है, आपको झूठ बोल रहा है। आप ऐसा गलत बता रहा है। ऐसा करते हैं, किसी दिन इस्लाम की बहस पे इस पे अलग बहस करेंगे, अपन पक्का करेंगे डिबेट इस पे, क्योंकि इनको पढ़ना पड़ेगा। सेमिनार करिए, करते हैं उसमें आप ना तुफैल साहब के लेक्चर सुन लीजिए। नीरज आत्री इस्लाम पे बहुत अच्छे लेक्चर देते हैं। अली सिन्हा की किताब पढ़ लीजिए, उन्होंने कोट करते हुए दिया है सब कुछ, हदीस से, सुन्नत से। मेरी किताबें, मेरी 40 किताबें हैं इस्लाम और राष्ट्रवाद, वो पढ़िए आप। आपकी किताबें जरूर सर आंखों पर, परंतु जो स्कॉलर मेरे ख्याल से उन किताबों के कुछ अच्छे अंश आपको निकाल के बताने भी चाहिए, पब्लिक डोमेन में लाने चाहिए, ताकि एक सही रोशनी तो पहले अभी तक अरे सही ओपनली वो हमारा मिशन रात दिन यही है। चाकू दिखा के बोल रहे हैं, वो नूपुर शर्मा का नाम लेकर मुझे 1000 से ज्यादा धमकी आ चुकी है अब तक कि मैं नूपुर शर्मा का हिमायती हूँ। मैं नूपुर शर्मा को जो है कैसे जो है डिफेंस कर रहा हूँ। 1000 से ज्यादा धमकियां मुझे मिल चुकी हैं, और ये मोहतरमा जो है यहाँ बैठ के हिंदू मुसलमान कर रही हैं। मालूमात की कमी है, मालूमात की कमी है आपको भी और मुझको भी, दोनों को। डिबेट कहीं और चली जाएगी। देखिए, अगर हम पर्सनल पे आएंगे तो पर्सनल पे पता नहीं कहाँ चली जाएगी। अब हम वाइंड अप करते हैं। लास्ट कमेंट, ये जिस स्थिति में है उससे हमें कैसे निकलना है। हाँ, आज देश जिस स्थिति में लाया जा रहा है देश को, उससे हमें कैसे देश को बचाना है, आतंकवाद से देश को। बिल्कुल, ये जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है और दिमागों को जो है भरा जा रहा है, इन बच्चों को हमें कैसे बचाना है इन चीजों से। जी कासमी भाई, मेरा मानना है कि ज्ञान की रोशनी ही ये काम कर सकती है, और वो ज्ञान बहुत जरूरी है कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे का, हम आपका मजहब समझें और आप भी अपना मजहब सही से पेश करें, और हम अपना धर्म समझे और हम भी अपने धर्म की अच्छी बुरी दोनों बातें स्वीकार। तो वही होगी। नहीं गंगा की नहीं प्लीज डोंट ब्रिंग दीज जुमलास। गंगा भी यहाँ की, जमुना भी यहाँ की। अरब देशों में ना गंगा थी ना जमुना थी, वो कहाँ से तहजीब ले आए हमारे पास? नो, आई एम सॉरी, देयर इज नेवर जुमला है। 90% मुसलमान जो है वो भारतीय है ना, वो बाहर से आए हैं। 10% सुनिए ना क्या बोल रही हूँ। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट मैं कंप्लीट करने दीजिए। मैं ये कह रही हूँ, सही सच्चाई हम अपने धर्म की समझें, अच्छी और बुरी दोनों बातें। आप अपने मजहब को ईमानदारी से स्वीकार करें और पेश करें। इसके लिए जरूरी ये है, क्योंकि हमारे धर्म में खुली डिबेट, आप कुछ कोट करें हम स्वीकार करते हैं उस पे बहस करने को। आपके यहाँ कौन सी चीज है जो ऑथेंटिक है? एक कृपया अपनी पार्टी से कहें, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो आपका है कासमी भाई, उसकी वेबसाइट पे जो इस्लामिक वर्ल्ड के टॉप स्कॉलर्स ऑथेंटिक इस्लामिक टेक्स्ट मानते हैं, कुरान
कौन सी ऑथेंटिक है, और उसके साथ कौन सी प्रॉफिट की लाइफ जो है, सुन्नत जिसको बोलते हैं, वो कौन सी ऑथेंटिक है, जो उनके बारे में तथ्य बताएं तो हम कोट करें तो आपको गुस्सा ना आ जाए। तीसरा, हदीस कौन सी ऑथेंटिक है, 6 मानी जाती हैं जो ज्यादा सीरियसली ली जाती हैं हदीसों में से भी। ये एक वेबसाइट पे लगा दीजिए ताकि आगे जब भी डिबेट हो हम उनको ही कोट करें, पता तो चले आपकी बॉटम लाइन क्या है। अभी क्या कर रहे हैं आप मेरे भैया, आप काफिर भी कहते हो, कोई है ही नहीं ऐसी बात, वो सिर्फ जंग की बात थी, पर इस्लाम में तो हर वक्त जंग ही है काफिरों के साथ जहां भी है। हमें जो ऑथेंटिक समझी जाती है स्कॉलरली टेक्स्ट, वही ऑथेंटिक मौलाना वहीदुद्दीन खां जो भारतीय स्कॉलर हैं, हमें किसी और जगह के जो है उसकी जरूरत नहीं है। स्कॉलर की अरब के या कहीं और के, भारतीय स्कॉलर अरब की टेक्स्ट है तो हम कैसे अरब के स्कॉलर को डिस्काउंट कर सकते हैं? टेक्स्ट तो ओरिजिनल अरबी में है। उनकी किताबें पढ़ें, उनकी वेबसाइट पढ़ें, सब चीजें वहां मौजूद हैं और पूरा का पूरा इस्लाम वहां मौजूद है। आप उसे पढ़ सकती हैं और देख सकती हैं। मुसलमानों को भी चाहिए, मुसलमानों को भी चाहिए। फिर कहीं और जा रहा है, अगर उन्हें चांदी की तरह पढ़ना है, आशुतोष जी से पूछ लूं कि करेंगे क्या? आप अपनी वेबसाइट पे कह दीजिए दिस इज द फाइनल, मौलाना वहीदुद्दीन की फाइनल है, कह दीजिए लिख के, वहां पे लिख के कह दीजिए, फिर हम बात करेंगे आपसे। आप कह के देखिए ना, दिखाइए, फिर पता चलेगा, क्योंकि इसी पे क्या क्या बहस छिड़ जाने वाली है। आप अपने ही बीच में आप करिए, आप कर दीजिए वेबसाइट पे कि मौलाना वहीदुद्दीन की जो है ये सही बातें हैं, फिर देखेंगे इस्लामिक वर्ल्ड उनको स्वीकार करता है कि नहीं। क्योंकि जी भूपेंद्र जी, मुसलमान तो क्या करेगा, भारतीय मुसलमानों से क्या करेंगे? 90% लोग भारतीय हैं। जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। जो भारतीय हैं वो किसी देश के सपूत है, उनको निकालें बाहर वाले बता देते और देश के लिए वो जिएंगे भी, देश के लिए मरेंगे भी। चलिए आशुतोष जी क्या बोल रहे थे, बोलिए ना आशुतोष जी। मुझे लग रहा है ज्यादा बारिश हो रही है वहां पे, आपके पास बात पहुंचते पहुंचते समय लग जा रहा है, आपकी बात आने में भी समय लग रहा है। आशुतोष जी, आर यू देयर? वाइंड अप कर रहे हैं हम, लास्ट कमेंट है आपका। जी अभी इस चीज का मतलब निर्णय लेना चाहिए कि जो कन्हैयालाल का परिवार है और जो उनके अंदर एक डर का निर्माण हो चुका है, उस डर को निकाला जाए और आर्थिक मदद की जाए उनकी। जी, क्योंकि बहुत सही, थैंक यू। जिस तरह से अभी पूरा घटना, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ गई यस आपकी आवाज आ गई, आपका पॉइंट भी आ गया। जिस तरह से डर का माहौल आप बता रहे हैं वो वाकई एक जेन्युइन व्यक्ति के मन में है कि भाई ये कब तक चलेगा, ये हम तो मोहब्बत के लिए जाने जाते थे, ये कहाँ सब चल रहा है। और मोहब्बत भी, वो उसकी मोहब्बत के बारे में कहा जाता था कि दिलों में मैल है तो साफ कर दूंगी, मेरा नाम है मोहब्बत, अभी इंसाफ कर दूंगी। ये कहीं और ही जा रही है गाड़ी है। लेकिन हमको सभी को मिलके, मैम भी बोल रही थी, कासमी साहब भी बोल रहे थे, मुझे लगता है किसी एक पॉइंट पर हम सबको कहीं एक पॉइंट पे आना पड़ेगा, और अगर हम नहीं आए तो ये हालात बिगड़ते जाएंगे। और फिर ये तब वो नहीं चलेगा कि अगर हमें अमन चाहिए मगर जंग के खिलाफ और जंग लाजमी हो तो फिर जंग ही सही। जंग कोई किसी काम का मसला, जंग कोई मसला का हल नहीं देगी, ये भी बात है। लेकिन एक पॉइंट पे हम कहीं आए सभी लोग, वो जरूरी है, मुझे भी यही लगता है। मधु मैम आपका बहुत शुक्रिया, कासमी साहब शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशुतोष जी बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ सुदीप जी भी थे, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दर्शक गण भी जुड़े थे, रियल गॉब और बिलीव, अल्ताफ टीवी, सिद्धार्थ भी जुड़े हुए थे और बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए थे, अग्रवाल साहब जुड़े हुए थे, रोहित अग्रवाल साहब, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हम अभी वाइंड अप करते हैं। अभी नेक्स्ट टाइम में जो बचे हुए इश्यूज हैं नेक्स्ट टाइम में कभी लेंगे जरूर, बहुत जल्दी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।